over here. Absolutely. And at the moment with us from the Congress, I think we've got Mr. Bharat Singh. Bharat Singh ji, namaskar. नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय सिया राम सर. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सिया राम, जय शिवाजी, जय भवानी. भरत सिंह जी, क्या रैली थी यार, मजा आ गया. हाय हाय हाय, शिवाजी बाग में, मैं सच बोल रहा हूँ, जबरदस्त, बिल्कुल कमाल हो गया, फैंटास्टिक. शिवाजी बाग में जो आपकी रैली रही, मतलब पहली बार देखने को मिला बड़े सालों के बाद कि कांग्रेस का असल में कितना समर्थन है. अब ये समर्थन वोटों में तब्दील होगा या नहीं होगा, ये बताएं सर. भरत सिंह जी. पहले तो मैं महाराष्ट्र और मुंबई की जनता का धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से. जिस तरह से राहुल गांधी को पूरे देश की जनता ने और खास करके महाराष्ट्र और मुंबई की जनता ने जो प्यार दिया, और साथ ही मैं उन सभी हमारे सहयोगी इंडिया टीम के सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं कि जो इस प्लेटफॉर्म पे एक साथ आए और अपनी ताकत दिखाए. मैं उन सबका बहुत आभारी हूं. और जिस तरह से राहुल गांधी जी की भीड़ के बारे में आपने जिक्र किया, ये भीड़ नहीं थी, ये जो ताकत थी महाराष्ट्र की जनता का जी. और यहाँ की जनता एक देश को और देश के प्रधानमंत्री को ये मैसेज देना चाहती है कि जिस तरह से आप 400 के जुमले को साबित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसे हम झुटलाना चाहते हैं. और हम ये बताना चाहते हैं कि ये आपका एक शगुफा है. 400, आप 100 सीट क्रॉस नहीं कर रहे हैं. देखिए भाजपा किस तरह से डाइवर्ट करती है इश्यूज को और लोगों के माइंड में क्या डालती है. 400 का ये नारा दिए हैं, अब सारी मीडिया जो है वो लग गई है कि 400 भाजपा पाती है कि नहीं, 370 आती है नहीं. मतलब कि ये आप मान लीजिए कि भाजपा फिर से चुनाव जीत रही है और तीसरे टर्म में आ रही है, ये दिखाना चाहते. मतलब ये मान ले लोग कि तीसरा टर्म तो भाजपा का है. मैं राजीव जी कहता हूं ये जुमला है, लोगों को भटकाने का एक भाजपा का तरीका है. भाजपा 100-150 के अंदर सिमट रही है और ये जानते हुए भाजपा जिस तरह से घबराई हुई है और वो घबराहट दिखा रहा है. अभी आज का जो रिपोर्ट है, आज का जो मीडिया बता रहा है और जो मेरे पास सूत्र बता रहे हैं, जो मैं जानता हूं कि राज ठाकरे को पिछले 2 दिनों से दिल्ली में बुला के उनकी आवा भगत की जा रही है कि साहब आप आइए, आपके पास तो एक व्यक्ति नहीं है, एक सांसद नहीं है, एक नगर सेवक नहीं है, मगर आप आइए, आपकी जरूरत है, क्योंकि आपके आगे जो सरनेम लगा है वो ठाकरे है और ठाकरे के बगैर जो है वो मैं मुंबई और महाराष्ट्र में कुछ कर नहीं पाऊंगा. तो ये हताशा दिखाती है भाजपा के नेताओं की और देश के प्रधानमंत्री की. और मैं फिर से कहूंगा अपने उत्तर भारतीय समाज से और उत्तर भारतीय समाज के साथ भाजपा के उन उत्तर भारतीय नेता से पूछना चाहूंगा, क्या राज ठाकरे को आप लोग अपने गोद में बिठाएंगे? जिस राज ठाकरे ने उत्पात मचाया था, जिस राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों को दौड़ा दौड़ा के पीटा था, जिस राज ठाकरे ने कल्याण में उत्तर भारतीयों को सरेआम पीटा था, जिस राज ठाकरे ने टैक्सी से लेके, रिक्शा से लेके ठेले वाले तक को मारा था, क्या उत्तर भारतीय समाज और भाजपा के उत्तर भारतीय समाज के उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या उस राज ठाकरे को आप अपनी पार्टी में लेंगे? और लेंगे तो मुझे लगता है कि उत्तर भारतीय समाज के सामने आप चुनाव में वोट मांगने कैसे जाएंगे और हम भी देखेंगे कि उत्तर भारतीय समाज क्या उस राज ठाकरे के नाम पे वोट देती है कि नहीं. ना भरत सिंह जी, क्या आपको नहीं लगता, बिकॉज जितने भी बाला साहब ठाकरे जी को मानने वाले जो लोग हैं, उनके कार्यकर्ता, वो उनको लगता है कि राज ठाकरे जी असली वारिस है बाला साहब ठाकरे जी के विचारों का, उनके जो आइडियोलॉजी है उनका असली वारिस, चाहे वो बोलचाल में हो या स्पीच देने वाली बात हो, आर्टिस्ट है यानी लिटरेचर, आर्ट एंड लिटरेचर में जो रुचि है, ये सब एक देन जो है उन्होंने विरासत में पाया है बाला साहब ठाकरे जी का. और जितने लोग बाला साहब ठाकरे जी को मानते हैं वो उनको ऐसा लग रहा है कि राज ठाकरे जी उनका असली वारिस है आइडियोलॉजीज का. क्या आपको लग रहा है कि जो सपोर्ट सेंटर से मिलेगा, जो सपोर्ट ये महायुति से राज ठाकरे जी को मिलेगा, क्या वो उद्धव ठाकरे जी को रिप्लेस कर पाएंगे? भले आपके ऑफिशियल चलितला साहब ने बोला दिए कि हम ऑफिशियल उद्धव को ही मानते हैं,
कोई चेंज नहीं होगा, बाला साहब ठाकरे जी का जो भी है वो उद्धव ठाकरे जी है। बट क्या अंडर करंट, जो आप तो पूरे नस नस में से वाकिफ हो, क्या ये चेंज ऑफ गार्ड होगा उद्धव ठाकरे जी से राज ठाकरे? लोग पूरा शिफ्ट हो जाएंगे राज ठाकरे जी के पास, बिकॉज जो समर्थन उसको सेंटर और महायुति से मिलेगा। क्या वो ग्राउंड बना पाएंगे भरत सिंह जी? नाम्बियार जी, बहुत साल हो गए आपको पत्रकारिता करते हुए और बहुत अनुभव है आपको। अगर राज ठाकरे की इतनी इमेज होती, राज ठाकरे के इतने फॉलोअर होते, राज ठाकरे की इतनी महाराष्ट्र में पूछ होती, तो एक तो विधायक तो चुन के आना चाहिए, सांसद तो छोड़ दीजिए, एक विधायक तो लेके आते। आज उनके पास है क्या? आज देखिए महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में इनकी कहीं कहीं तो इन्होंने जो है कारपोरेशन में कब्जा करके रखा था, नासिक जैसे, वहां से लोग छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए बताइए मुझे? क्योंकि नफरत की राजनीति वो कभी टिकती नहीं है इस देश में। राज ठाकरे ने शुरुआत में जो लाइन लेके चले थे वो बहुत अच्छी लाइन थी, फिर उन्होंने अपनी लाइन चेंज की, उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो है जहर उगलना चालू किया और उसका खामियाज भुगतना पड़ा कि आज राज ठाकरे कहीं के नहीं रहे। अब वो बैसाखी ढूंढ रहे हैं कि किसके सहारे मैं अपनी नैया पार लगाऊं। उनको लग रहा है कि मैं भाजपा के साथ जाके अपनी नैया पार लगा सकता हूं, और भाजपा को लग रहा है कि मैं जो है ठाकरे नाम लेके अपनी नैया पार लगा सकता हूं। मगर दोनों गलत फहमी में जी रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता ने, मुंबई की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस समय अगर कोई ठाकरे है तो वो सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे हैं। और रही बात हाव भाव की या उनसे मिलते जुलते चेहरे की या उनके जैसे भाषण देने की, तो मैं इतना ही कहूंगा कि चेहरा मिलता जुलता हो, अगर भाषण की शैली हुई हो, तो कोई जो है बाला साहब ठाकरे नहीं बन सकता है। बाला साहब ठाकरे बनने के लिए अभी 10 जन्म और शायद राज साहब को लेना पड़ेगा। भरत सिंह जी, ये बता दें, ये जो आपने बात कही, क्या ये अमित शाह जी को मालूम नहीं है क्या? क्योंकि अमित शाह जी को तो चाणक्य कहा जाता है, उनको तो ये कहा जाता है कि आज की तारीख में घटना घटने के 1 साल पहले उनको मालूम पड़ जाता है कि क्या होने वाला है। जब वो आज राज ठाकरे जी से बात कर रहे हैं कि भाई आप एनडीए में आ जाइए, और यहाँ तक के बातचीत भी चल रही है कि दक्षिण मुंबई और शिरडी की सीट जो है शायद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को देने की बात हो रही है, तो वो यूपी बिहार में क्या मुंह दिखाएंगे? मतलब मेरी तो समझ की बात है, यूपी बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान, यहाँ पर क्या मुंह दिखाएंगे? वो क्या बोलेंगे? क्योंकि लोग तो आप तो बनाएंगे इसको। आप हो गए, समाजवादी पार्टी हो गई, सब लोग यही कहेंगे, आरजेडी हो गई, सब लोग तो यही कहेंगे ना कि ये वही शख्स है जिसने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को मार मार के यहां से भगाया। अब बीजेपी उनके साथ खड़ी है, तो बीजेपी के मन में क्या मंशा हो सकती है? सर बताएं प्लीज। देखिए राजीव जी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। भाजपा अपने सीट को बढ़ाने के लिए वो किसी को भी लेने के लिए तैयार है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के साथ क्या सलूक किए। उनको इससे कोई लेना देना नहीं कि जो है उत्तर प्रदेश में बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीने पे क्या गुजरेगा, सांप लौटेगा कि नहीं लौटेगा। मगर उत्तर भारतीय समाज महाराष्ट्र और मुंबई में उनके जो भाजपा को मानते हैं, जो भाजपा के साथ गए हुए उत्तर भारतीय, बहुत सारे कांग्रेस से गए हुए नेता हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। उनसे सवाल किया जाएगा जब उत्तर भारतीय पूछेंगे कि आप किसके साथ गए हैं, आप किसको लेके घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चाणक्य की जो बात आपकी, चाणक्य का जो नीति है वो फेल हो जाएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, चाहे वो पवार परिवार हो, चाहे वो ठाकरे परिवार हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो ममता दीदी हो, चाहे वो महबूबा जी हो, चाहे वो अकाली दल हो। ऐसे सारे अनगिनत नाम पार्टी बता दूं, चाहे वो पटेल, सोनेलाल पटेल की बात कर लीजिए। ऐसा कोई घर नहीं बचा है, ऐसा कोई परिवार नहीं बचा है जहां पे भाजपा ने परिवार को परिवार से, चाचा को भतीजे से, बाप को बेटे से, यही काम तो किया है लड़ाने के लिए। फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर दोहरा देता हूं कि अंग्रेज तो चले गए, औलाद छोड़ गए। अंग्रेजों ने भी इसी तरह से किया था कि डिवाइड एंड रूल का जो उन्होंने फार्मूला अपनाया था, सेम वही भाजपा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आती है सर भरत सिंह जी,
एक तरफ कहा जाता है 400 पार, हर एक कोई बोल रहा है, बड़े बड़े चैनल बोल रहे हैं, सच बोल रहे होंगे सब बड़े बड़े चैनल हैं, इतने बड़े बड़े साधन हैं उनके पास, ना जाने कितने सर्वे एजेंसी हैं। भाई हमारे पास तो ऐसे साधन नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी सर्वेक्षण एजेंसीज के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करके उनको ये नतीजा मिल रहा है, परिणाम मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 380 सीट लेकर के आएगी और टोटल 450 के 440 सीटें आएंगी एनडीए की। ये सब तो मतलब बाकी सब चैनल को दिख रहा है, तो फिर भी उनको मतलब राज ठाकरे जी की क्या जरूरत पड़ गई? भरत सिंह जी इतने कॉन्फिडेंट हैं तो राज ठाकरे की जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, फिर आप 400 की बात किए, आप 400 की बात ही क्यों कर रहे हैं सर? 450 क्या 400? संविधान, अरे राजीव, संविधान बदलना है। आप कहाँ, राजीव जी आप कहाँ ट्रैप में फंस रहे हैं? मैंने पूछ रहा हूं सर आपसे। नहीं भाई, यही तो चाहती है भाजपा जी। भाजपा यही चाहती है कि सब लोग सिर्फ 400 की बात करें। मतलब 400 तो सीट आने वाली है, मतलब कि भाजपा तो जीत गई। देश की जनता के माइंड में, दिमाग में ये बात चली जाएगी भाजपा तो जीत गई। अब वो 400 कैसे सीट लाते हैं उस पर चल रही है बातचीत। अरे मैं कह रहा हूं, ये जो इनकी जो गोदी मीडिया है, ये जो दिन रात चला रही है 400 400 400, मैं कहता हूं 400 नहीं, 40 तो नहीं, 40 मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। 40 इतना भी खराब पार्टी नहीं हो गई है, मोदी जी इतना खराब अभी नहीं हुए। 400 नहीं, 100 150 के अंदर भाजपा सिमट रही है। 150, मैं कह रहा हूं आपको चैनल के माध्यम से आज नोट कर लीजिए, ये 150 सीट क्रॉस नहीं कर रहे हैं। 60 सीट उत्तर प्रदेश में, जहां पे 80 सीट है वहां पे 60 सीट उत्तर प्रदेश में आएंगे। उसके बाद महाराष्ट्र में जो ये कह रहे हैं 45, यहाँ पे ये 18-20 के अंदर सिमट रहे हैं। इनका वहां पे कितना कम हो रहा है ये देख लीजिए। आपको चाहिए मैं स्टेट वाइज जो है वो पूरा मैं आपको गणित बता दूं, तो ये 150 क्रॉस नहीं कर रही है भाजपा। इनका कोई भी प्रवक्ता अगर मेरे साथ बैठ के बात कर ले, मैं आपको बता देता हूं कि आज लिख के दे देता हूं कि किस स्टेट में इनकी कितनी सीटें आ रही हैं और कहां कितनी कम हो रही हैं। मगर भरत सिंह जी, आपका काम या बीजेपी का काम आपके इंडिया अलायंस के पार्टनर ही तमाम कर रहे हैं। जिस प्रकार स्टैलिन जी ने आज सीधे ऐसे लगा कि इंडिया अलायंस ने उनको ऑफिशियल बोल दिया कि आप हमारी तरफ से वादा कर लो। आप उन्होंने कहा कि 370 हम वापस लेके आएंगे, आर्टिकल 370 फिर इंपोज होगा, सीएए रद्द करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आने नहीं देंगे, कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो यही वो पार्टी है जिसके वजह से आपको भी बदनाम किया मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कहा कि गवंडिया गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ है। अब सनातन धर्म के खिलाफ है, ये करते करते आर्टिकल 370 पे भी आया, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी आया, सीए भी बोले कि हम इंपोज होने नहीं देंगे। तो क्या ये वन साइडेड, एक तरफा सबकी तरफ से बोलना और सबकी तरफ से एश्योरेंस करना, क्या कांग्रेस पे इसका इफेक्ट नहीं होगा? कैसे देखते हो आप उसको? पहली बात नामबियार जी, देखिए आप स्वतंत्र है इस देश में, आप स्वतंत्र हैं इस देश में, आपके पास कोई धारा आपके खिलाफ नहीं लगने वाली, कोई एक्ट आपके खिलाफ नहीं लगने वाला है बोलने पे। अभी तक तो ऐसा है, आगे चल के पता नहीं मोदी जी क्या करेंगे वो नहीं पता। देखिए, ये स्टालिन जी ने कहा है, ये उनका अपना मत हो सकता है। आपको किसी कांग्रेस के प्रवक्ता या राहुल गांधी, सोनिया जी या खड़गे जी या जयराम रमेश जी या पवन खेड़ा जी, किसी ने क्या आपको इस तरह से कहा है क्या? ये जिस तरह से कुछ लोग जो है जो बातें करते हैं, कुछ आप इस तरह से अफवाह फैलाते हैं, और भाजपा तो ताक में रहती है कि इसको किस तरह से भुनाया जाए। अब शक्ति पे ले लीजिए, अब राहुल जी का उस दिन भाषण आपने भी सुना था, मैंने भी सुना था और मैं भी देखा था, वहीं था। उन्होंने कहा कि शक्ति का मतलब हिंदी में ताकत भी होता है। मोदी जी को अगर हिंदी नहीं आती है, भाजपा के नेताओं को अगर हिंदी के शब्दों का पता नहीं है, तो मैं उनको बता दूं कि मैं मुंबई के रुइया स्कूल से और रुइया कॉलेज से पढ़ा हूं, ये मुझे पता है हिंदी का मतलब क्या होता है। हिंदी में शक्ति को बोलते हैं ताकत। और जब उन्होंने कहा शक्ति, कुछ शक्ति, और शक्ति के बाद जब उन्होंने कहा ईडी और सीबीआई, यानी वो शक्ति, वो ताकत जो है मोदी जी को मिल रहा है, वो किससे मिल रहा है? वो मिल रहा है ईडी से मिल रहा है, सीबीआई से मिल रहा है, केंद्रीय एजेंसियों से मिल रहा है। ये जो है शक्ति बने हैं नरेंद्र मोदी जी का, और उसके बाद में ईवीएम मशीन पे आए।
तो नरेंद्र मोदी जी ने कहां से शक्ति समझ नहीं लिया, देश की महिलाओं से जोड़ लिया। किस शक्ति का देश से महिलाओं से जोड़ रहे हैं? बृजभूषण शरण सिंह के माध्यम से जोड़ रहे हैं, सेंगर के माध्यम से जोड़ रहे हैं, हरियाणा के वो सिंह जो मंत्री हैं उनसे जोड़ रहे हैं। ऐसे कितने हाथरस वाले की महिलाओं के साथ जोड़ रहे हैं कि बिल्किस बानो के जो है अपराधियों के जो है साथ खड़े होकर उससे जोड़ रहे हैं। क्या ये आपकी शक्ति है? क्या आप इस देश में उस शक्ति को चलाएंगे जो बृजभूषण शरण सिंह व्यक्ति के सामने आप शरणागत हो गए? ये देश के प्रधानमंत्री की शक्ति है। हाँ, ये शक्ति देश के प्रधानमंत्री की हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की शक्ति जो है वो आज भी देश की महिलाओं के साथ खड़ा है, आज भी देश की बेटियों के साथ खड़ा है, आज भी देश की बहनों के साथ खड़ा है। तो आगे जाके आपने कहा कि जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो बीजेपी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं पार्टियों को तोड़ने के लिए, मगर जिस प्रकार से आप देखोगे अमित शाह जी ने क्लियर कहा कि बोले कि हमारा कोई रोल नहीं है महाराष्ट्र में पार्टियों को तोड़ने के लिए, हमने नहीं किया है। बोले कि ये पुत्र मोह और पुत्री मोह के वजह से अपने आप फूट चुके हैं। उद्धव ठाकरे जी चाहते थे कि आदित्य ठाकरे जी सीएम बने, तो जितने दिग्गज नेता हैं उनको विरोध था कि कल का बच्चा सीएम कैसे बनेंगे। तो पूरे जितने दिग्गज नेता हैं जिन्होंने अपने पूरे तन मन धन पार्टी को दिया था वो फूट के अलग हो गए। बोले शरद पवार जी का यहाँ के पुत्री मोह, बोले जितने फाउंडर मेंबर है उनको नजरअंदाज करके बेटी को पार्टी सौंप रहा था। तो ये इसका विरोध करते हुए पूरे दिग्गज नेता अपने आप फूट के एक सेपरेट पार्टी को हाईजैक कर ले। तो मतलब बीजेपी का क्या रोल है? मोदी जी का कोई रोल नहीं, अमित शाह जी का कोई रोल है। तो फिर आप ये आरोप अमित शाह जी पे क्यों लगाते हो? आप जितना सवाल कर रहे थे इस विषय पे मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी। अजीत पवार के घर में सगे अजीत पवार के भाई ने अजीत पवार का विरोध किया। वो किस लिए किया बताइए आप? मैं सरकार में था, सरकार 2 साल हमारी चली, आपको पता होगा कि नहीं पता, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को बता दूं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बनना ही नहीं चाह रहे थे। वो तो एकनाथ शिंदे जी का नाम दिए थे कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बन जाएंगे, लेकिन सब लोग काम करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का जो अनुभवी लोग थे, 2-2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे या मुख्यमंत्री थे, उसमें अशोक चौहान जी भी थे, विरोध करने में कि नहीं इनके हाथ के नीचे हम कैसे काम करेंगे। तो सवाल ये था कि भैया मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो ये पवार साहब ने रास्ता निकाला कि भाई उद्धव जी आप मुख्यमंत्री बन जाए। तो इनके बेटे का नाम कहां से आ गया भाई? कौन कह दिया कि जो है वो आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो? कैसे बन जाते? आप भी तो जरा सोचिए कि एक बार विधायक बने हैं उसके बाद में मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? ये नहीं हो सकता। ये भाजपा में ही हो सकता है। ये जयेश शाह को जो है 50 लाख के बदले में 50 करोड़ रुपए एक दिन में ये जयेश शाह ही कर सकते हैं, ये आदित्य ठाकरे नहीं कर सकते हैं। ये आप लिख लीजिए। और अजीत पवार की बात कर रहे हैं, अजीत पवार के घर में उनके सगे भाई ने विरोध किया है, उनके पूरे परिवार ने अजीत पवार के खिलाफ विरोध, विद्रोह और बिगुल फूंक दिया है कि जो शरद पवार जी का नहीं हो सकता है, जो हमारे इतने बड़े नेता छोड़ दीजिए, सबसे बुजुर्ग मेरे घर को परिवार को लेके चलने वाले व्यक्ति का, और जिसने 25 साल में 5 बार जो है मुख्यमंत्री बनाया, कितनी बार मंत्री बनाया, उसका अजित पवार अगर नहीं हो सकते हैं तो वो परिवार के क्या होंगे? यही तो भाजपा चाहती है, यही तो भाजपा का असली रूप है और खेल है कि घर में परिवार में भाई से भाई को लड़ा दो, चाहे चाचा को भतीजे से लड़ा दो, बहन को भाई से लड़ा दो। यही तो काम किया है अजित पवार ने। चाहे वो साउथ में चले जाइए, वहां पे बहन को भाई से लड़ा दिए, यहाँ पे अजित पवार के घर में झगड़ा हो रहा है, यहाँ पे जो है उद्धव ठाकरे के पार्टी को तोड़ के 2 टुकड़ों में बांट दिया। आज परेशान है। पूछिए ना वो शिंदे जी से कि आप खुश है क्या? पूछिए वो शिंदे जी के विधायक सांसदों से कि आपको कोई 8-10 टिकट मंजूर है क्या? 13 आपके सांसद हैं, आप 10 सांसद को कैसे लड़ा सकते हैं? पूछिए अजित पवार को, आप 6 सांसद 7 सांसद 5 सांसद लेके आए थे, आपको 3-4 टिकट दे रहे हैं। इतनी मजबूरी, इतना जो है आप लोग ने सर झुका लिया है नरेंद्र मोदी और जो है अमित शाह के सामने कि आप कुछ बोल नहीं सकते, आपकी हिम्मत नहीं हुई। आप तो दादागिरी करते थे, आपको तो फेमस थे पूरे महाराष्ट्र में जब हमारी जो है गठबंधन की सरकार चल रही थी कि दादागिरी चल रही है। और आपकी दादागिरी कहाँ चली गई दादा अजित पवार जी? अब दादागिरी दिखाइए, एक दिन में आप जो है जेल में बैठ जाएंगे। भरत सिंह जी ये बताएं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है अगर विश्लेषण किया जाए लोकसभा के चुनाव का कि किसकी सीटें कहां से आएंगी।
अगर आप हिंदी बेल्ट में यानी उत्तर प्रदेश और बिहार में बीजेपी को रोक पाए, वहां पर आप लोगों की अगर 20 या 30 सीटें भी आ जाती 80 में से, मैं कहता हूं 20 या 30 भी आ जाती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है, आपको कितनी सीटें मिलने वाली हैं उत्तर प्रदेश में सर? उत्तर प्रदेश में हम 19-20 सीट लेके आ रहे हैं। मैं इसलिए बोला 60 सीट जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। 60 सीट, मात्र 60 सीट। जो 80 का ये नारा दे रहे हैं कि 80 आएगा 80 आएगा, मैं आपको बता रहा हूं ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट काटना इनके लिए घातक। और मुझे लगता है कि देखिएगा शायद वरुण गांधी का भी टिकट कट सकता है और शायद उनको भी टिकट नहीं मिलेगा जी। तो दो बड़े नेताओं का टिकट उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण ये कह रहा है कि जो है भाजपा के लिए सबसे बड़ा मुसीबत। और वो कहीं न कहीं वहां के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको भी बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। एक यहां से कहें कृपा शंकर सिंह जी, कृपा शंकर सिंह जी भी चुनाव जीते, ये बहुत ही मुश्किल इस समय लग रहा है कि वो चुनाव जीत जाएंगे। एक तो यहाँ से गए, वही हमारी सीट आ रही है। उसके बाद में अगर देखा जाए इस तरह से तो 20 सीटों का समीकरण आज हमारे पास ऐसा है कि जहां 20 जगह हम चुनाव अलायंस, चाहे वो सपा और साथ में हम मिल के लड़ रहे हैं। एक आध कोई और आने वाला है, अगर बहुत हो सकता है जल्दी, वो भी आप देखिए बिहार में पप्पू यादव आ गए और उसके बाद में कश्मीर से जो है आज जो है कांग्रेस पार्टी जोड़ लिए, ज्वाइंट किए। उसके बाद में राजस्थान से जोड़े। अब कांग्रेस पार्टी में लोग आ रहे हैं और भाजपा से मोह त्याग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदी बेल्ट में चाहे वो 60 सीट पकड़ लीजिए, अगर आप वहां पे पकड़िए 20, यहाँ पे मध्य प्रदेश में करीब इनका 18-20 सीट मध्य प्रदेश में वहां भी कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है। हाँ, गुजरात में इनका एक जो है वो मजबूत एक है पार्टी का। बिहार में 40 सीटों में से कितनी आ रही है? बिहार के 40 सीट में से 15 सीट के ऊपर नहीं जा रही है भाजपा जी। 15 सीट के ऊपर भाजपा नहीं जा रही है। पप्पू यादव के आने से 2-3 सीट का हमें और फायदा हो रहा है। और वहां पे जिस तरह से जेडीयू का और कांग्रेस का, जेडीयू का एक जिस तरह से लालू प्रसाद जी के और उनके बेटे का एक लहर चल रहा है, वो और नीतीश कुमार के खिलाफ वहां पे जबरदस्त विरोध का लहर है। और उसमें भाजपा को सब लोग टारगेट करके रखे हैं कि ये पूरा खेल जो है वो भाजपा कर रही है और भाजपा का ही देन है। तो कहीं ना कहीं भाजपा और नीतीश कुमार के खिलाफ वहां पे एक जो है जबरदस्त विरोध है। और उस विरोध का फायदा जो है वो कांग्रेस, हमारी जो है लालू जी की पार्टी और पप्पू यादव जो तो मर्ज कर लिए, अभी हमारे साथ कांग्रेस में आ गए हैं पूरी अपनी जो है पार्टी को लेके। तो देखिएगा, मैं समझता हूं कि 15 सीट के ऊपर, वहां 15 से 20 के अंदर ही वहां पे भाजपा का काम तमाम होगा। इसीलिए मैं बोला। और साउथ में तो आप बता रहा हूं, कर्नाटक में जो ये जीते जाने के पहले, क्योंकि साउथ में तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान में 25 सीटें, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 24 मिली थी और आरएलपी को 1 मिली थी। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी लोकसभा में 2019 में। क्या इस बार तस्वीर अलग रहेगी? राजस्थान में हम 8 से 9 सीट जीत रहे हैं। 8 से 9 सीट हम राजस्थान में आ रहे हैं। और आप हो सकता है ज्यादा भी आ जाए। मैं 8-9 का जो मेरे पास विश्लेषण, जो मेरी पास जानकारी है, वो 8-9 सीट हमारी आ रही है। यानी कि भाजपा की 9 सीट कम हो रही है। उत्तर प्रदेश तो में 20 सीट यहां से कम हो गई, उत्तर प्रदेश में कोई 10 सीट के करीब कम हो गई, यानी 19 हो गई। और बिहार में कितनी सीट कम हो गई सर? बिहार में 15 से 20 के बीच में रहेंगे सब पार्टी मिला के। वो नीतीश कुमार, भाजपा, ये सब मिला के 20 के आगे क्रॉस नहीं करेंगे। मतलब 40 में से 20 आएंगे इनकी। कहने का मतलब ये हुआ कि वहां पर भी 10 या 15 का लॉस हो रहा है। 10-15 लॉस होगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ, आपका आंकड़ा तो बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। इसका मतलब 200 पार नहीं होती बीजेपी। 150। मगर आपका कर्नाटक का सक्सेसफुल मॉडल को मोदी जी हाल ही में 3-4 दिन साउथ में ही थे, बोले कर्नाटक का लूट का एक स्थान हो गया, लूटपाट का एक स्थान हो गया। एक सीएम है, एक सीएम इन वेटिंग है, एक फ्यूचर सीएम है, एक सुपर सीएम है, एक शैडो सीएम है, फिर एक कलेक्शन मिनिस्टर उनका है दिल्ली में। तो पूरा लूट का बाजार उधर सजा हुआ है। ये तो कर्नाटक का मॉडल का मोदी साहब ने धज्जियां उड़ा दिया। बोले
भ्रष्टाचार का अड्डा है वो कर्नाटका। कैसे ये बार बार कहना एक ही चीज, मोदी साहब हर मंच पर जब साउथ में गए थे यही कहा कि कर्नाटका देखो किस प्रकार से लूटपाट हो रहा, वहां पर लूट का बाजार हो गया है। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इतने सीएम हमारे एक ही राज्य में अगर उन्होंने बताया है तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारे पास इतने मजबूत चेहरे हैं। तो आप समझिए सीट हमारी कितनी वहां से निकलेगी कर्नाटक से। जब हमारे यहाँ पे 5-5 सीएम है तो 5 सीट तो ऐसे ही निकल गई, बाकी की जो वेटिंग है वो भी वो जो है सीएम की रेस में वो भी निकल गई। तो मैं धन्यवाद देता हूँ। और मोदी जी इसी वजह से डरे हैं। और जहां तक लूट की बात है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का हंटर तो शुरू है ना, 21 तारीख कल, यानी कल तो देखना है कि किस किस बाबू ने जो है चंदा दिया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे, जो है लूट मचा के जो है भाजपा ने पूरे देश में पैसा जमा किया है। ये तो सबसे बड़ा स्कैंडल पूरे भारत में 75 साल के इतिहास में पहला ऐसा स्कैंडल आएगा कि जो एकदम लीगल स्कैंडल, कहते हैं लीगल, एक तो होता है कि जो अनलीगल पैसा लिया जाता था, लेकिन ये लीगल पैसा लिया है और भाजपा के नेताओं ने लिया है, देश के प्रधानमंत्री ने लिया है। कहीं बहुत मैं आज शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में भाजपा के मंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो मोदी जी और इनकी पार्टी, ये सब को जो है मुझे लगता है निष्कासित न कर दे। अगर फेयर अगर बात करें अगर इलेक्शन कमीशन की, तो आज मोदी जी आचार संहिता लागू होने के बाद जिस तरह से भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जातिवाद की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्या इलेक्शन कमीशन अपनी होश और हवास में है कि नहीं? क्या उनको ये नहीं दिख रहा है कि राहुल जी की तो एक बात को अगर कुछ भाषण में कह दे उसको पकड़ लेते हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री अभी साउथ में है, वहां पे क्या क्या कह रहे हैं वो तो देख ही नहीं रहे हैं, उनकी आंख बंद हो गई है। तो मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से घोटाले की बात या करप्शन की बात हो रही है, ये देश का सबसे बड़ा करप्शन किसी ने किया है। तो ये बॉन्ड के माध्यम से जी चलिए वो तो देखते हैं कि वो जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स कल आएंगे तब जाके मालूम पड़ेगा क्या है। और वहां पर भी 2018 से लेकर के 2019 तक के जो बॉन्ड हैं उनके डिटेल्स अभी तक आए नहीं, क्योंकि 2017 में लागू हुए थे। वो 2 साल के जो बॉन्ड खरीदे गए थे और बेचे गए थे, 2500 करोड़ के करीब उस वक्त आए थे, वो किसको गए ये अभी तक मालूम नहीं पड़ा है। और वेरी अनफॉर्चुनेटली प्रशांत भूषण जी ने बड़ी आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश भी करी थी कि सर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ज़रा मॉडिफाई कर दीजिए, वो भी इंक्लूड कर दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं किया। चलिए इतना ही कर दिया, बहुत बड़ी चीज़ है। वेरी फ्रैंकली वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ आवर सुप्रीम कोर्ट। सर चलते चलते ये बता दें, ये मतलब इधर मुंबई की क्या हालत है सर, जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है? कांग्रेस में क्या प्रिया दत्त जी वापस चुनाव लड़ेंगी? क्या संजय निरुपम जी चुनाव लड़ेंगे? अपना साउथ बॉम्बे से कौन लड़ रहा है, कुछ मालूम पड़ रहा है? साउथ बॉम्बे तो चलिए ठीक है, अरविंद सावंत जी लड़ेंगे, वो तो सिटिंग एमपी है, तो लिहाजा इंडिया अलायंस की सीट उन्हीं को जाएगी। लेकिन बाकी का क्या सर? देखिए, जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मुझे इतना पता है कि हमने 3 सीट मांगा है और उस पर बातचीत चल रही है। 1-2 दिन में इसका क्लेरिफिकेशन हो जाएगा कि हम कौन, हम मुझे लगता है उत्तर मध्य जहाँ आप और हम रह रहे हैं, ये सीट तो हमारे पास आई है। अब उसके बाद में बची 2 सीट पे बातचीत चल रही है। हो सकता है कल या परसों इसका डिक्लेरेशन हो जाएगा। लेकिन रही सीट की बात, अब सवाल सीट का नहीं है, अब सवाल है देश में हम चुनाव कैसे जीते और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से हराया जाए, भाजपा को किस तरह से। हमारा व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, हमारा व्यक्तिगत कोई झगड़ा भाजपा से नहीं है, हमारी उनकी नीतियों से झगड़ा है। देश की जनता को जिस तरह से एक कटोरा लेके भीख मांगने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने दिया है, उसको जो है हम लोग रोकना चाहते हैं। इस रोक के लिए अगर कहीं सीटों को ऊपर नीचे थोड़ा आगे पीछे करना पड़े तो भी हम उसके लिए तैयार हैं, मगर देश के इन शक्तियों को निपटाने के लिए जरूरी है हमें एक मंच पे आना। तो भरत सिंह जी चलते चलते ये भी बता दें, आपको क्या खबर आ रही है? आप जरूर नजर तो आपने रखी होगी जौनपुर की सीट के ऊपर, मतलब अभी आपने जिक्र तो किया था कृपा शंकर सिंह जी का, दोस्त है हमारे यार, सबके बड़े अच्छे दोस्त हैं, और पूरे मुंबई की निगाह उसी पर है। जौनपुर में क्या होगा? जौनपुर में बा मैं इतना कहूंगा कि जिस तरह से
कृपा शंकर, देखिए कृपा शंकर सिंह को अगर जिताना होता, कृपा शंकर सिंह को अगर जिताना होता तो उन्होंने पूरी राजनीतिक जीवन उन्होंने महाराष्ट्र और मुंबई में दिया जी। और भाजपा कहती है कि हम 5 सीट लेने वाले हैं मुंबई में, 1 सीट सिर्फ शिवसेना को देंगे। अब अगर 5 सीट अगर आप लेते और कृपा शंकर सिंह को उत्तर मध्य लड़ा देते, उत्तर पश्चिम लड़ा देते, उत्तर मुंबई इतनी सेफ सीट थी, इतने कद्दावर नेता उत्तर भारतीयों का अगर आप लोग मानते हैं, उन्हें इतने मजबूत नेता मानते हैं, तो आप किसी भी सीट को मुंबई की किसी भी सीट से लड़ाते तो मुझे लगता है कृपा शंकर सिंह को उससे कहीं ज्यादा फायदा होता। यानी कि इनका शीर्ष नेतृत्व और महाराष्ट्र का नेतृत्व हर हाल में कृपा शंकर सिंह जी को निपटाना चाह रहा था और कहीं ना कहीं ये टीस एक जो है देवेंद्र फडणवीस जी के मन में थी कि जब कोई बड़ा नेता दिल्ली से, देश के प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो या कोई भी हो, योगी जी हो, अगर कोई आता है तो पहला व्यक्ति बुके लेके पहुंचने वाले कृपा शंकर सिंह रहते हैं, हम लोग तो पीछे रह जाते हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी आंतरिक लड़ाई ये सामने समझ में आई और इसका भुगतान ये भुगतना पड़ा कृपा भाई को कि उनको जौनपुर जाना पड़ा। मतलब वो कार्य किए जो है वो आपके बांद्रा में और उनको भेज दिए जाइए आप दक्षिण मुंबई में, मतलब काम करें आप बांद्रा में और जहां कोई जानता नहीं आप वहां भेज दे। यानी कि पूरी तरह से भाजपा उनको निपटाना चाहती है और उनको ये पता है कि दाग इनके ऊपर जो लगा है वो पूरी तरह से धुला नहीं है, वो पूरी तरह से धुलने के लिए वो केस अभी तक ऐसे ही पेंडिंग में रखा है भाजपा ने। मैं आपको शर्तिया कहता हूं, अगर उनके ऊपर केस नहीं होता, अगर वो पेंडिंग में नहीं होता तो वो लगता है भाजपा में भी नहीं होते, मुझे जहां तक जानकारी है जी। And very sadly, if you don't want to comment on this, don't. But very, very sadly, my dear friend, our dear friend, Mr. Gopal Shetty has not been given a ticket, which is very sad. At least sad for me personally. We know him. लोगों के शख्स हैं, वो पब्लिक के बीच रहते हैं, लोगों का काम करते हैं, हमेशा पब्लिक के बीच में रहते हैं। गोपाल शेट्टी साहब, उनको अनसेरेमोनियसली उनकी जगह पर वो किनको लिया, पीयूष गोयल साहब को लिया। मुझे जहां तक लगता है कि गोपाल भाई सचमुच एक अच्छे व्यक्ति हैं और 2 बार सांसद 4 लाख 4.5 लाख वोट से जीत के आए हैं जी। अगर ऐसे व्यक्ति का भाजपा टिकट काटती है तो मुझे लगता है कि भाजपा के अंदर बहुत बड़ी बेचैनी फैली हुई है नेताओं के बीच में और कहीं ना कहीं पूनम जी तो गई, पूनम जी तो वो आउट हो गई है और पूनम जी आउट हो गई है। और एक सर्वे मुझे लगता है मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार जी ने एक सर्वे कराया इस जिले का, उत्तर मध्य जिले का सर्वे जो हुआ है, उस सर्वे में ये हुआ है कि वन साइड कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत के आ रही है और यही वजह है कि आशीष शेलार भी चुनाव लड़ने से अब यहाँ से भाग रहे हैं, वो भी चुनाव इस सीट से लड़ना नहीं चाहते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सर्वे उन्होंने भाजपा ने खुद करवाया था और मुंबई अध्यक्ष होने के नाते आशीष शेलार जी ने करवाया था। हमारे पास भी आए जी सर, हमारे पास भी आए थे सर्वे, पहली बार हमारे पास आए सर। और पूछा हमसे पूछा कि आशीष शेलार अगर ये पूनम महाजन की सीट लड़ते तो क्या जीतेगा, तो हम समझ गए कि कहां से क्या इशारा है। But very sad. But the only thing is, on one thing he is absolutely right. I agree with भरत सिंह जी, कि कृपा शंकर सिंह जी के प्रति अगर भारतीय जनता पार्टी का जो इंटेंशन है वो बहुत क्लियर और ऑनेस्ट होता तो जो पूनम महाजन जी की सीट है उनको दे देते, यहाँ से लड़ लेते, वो ऐसी क्या बात है। सारी उम्र उन्होंने यही काम किया है, करेक्ट। He could have fought and he could have won also, जीत भी सकते थे, ऐसी क्या बात। होम प्लेस था, यही रहते थे, लेकिन भाजपा पूरी तरह से उनको खत्म। देखिए भाजपा में जो जो गए हैं कोई नेता टेंशन न ले, नंबर आएगा सबका आएगा, बारी बारी आएगा, एक एक जन को निपटाया जाएगा, ये कोई टेंशन न ले कि मेरा नंबर नहीं आएगा। ये सबको जो है चिट्ठी दे दी गई है, इसके बाद तुम्हारा नंबर, इसके बाद तुम्हारा नंबर, इसके बाद तुम्हारा नंबर। अभी तो शिंदे और अभी अजित पवार का नंबर है, कृपा भाई का नंबर तो आ चुका है, उनको दे दिया गया है। 2-4 दिन में आपको देखिएगा एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। जैसे ही एनडीए के सीटों का बंटवारा महाराष्ट्र में डिक्लेयर होगा, आप देखिएगा कांग्रेस के दरवाजे पे कितने लोग खड़े होंगे पार्टी के अंदर आने के लिए। जिस तरह से शरद पवार जी वापस आने के लिए बोलेंगे कि कुछ तो उद्धव जी की पार्टी में रुख कर लेंगे, कुछ कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख करेंगे कि भैया हमसे गलती हो गई, माफ करिएगा। अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, हमसे भरत सिंह जी कांग्रेचुलेशंस, वील वेट एंड वॉच। भरत सिंह जी ने एक ब्रेकिंग न्यूज दी है कि बहुत ही जल्दी बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं
एक बार एनडीए की लिस्ट आ गई, वापस कांग्रेस के दरवाजे पर, उद्धव जी के दरवाजे पर, शरद पवार जी के दरवाजे कुछ हमारे अध्यक्ष नाना पटोले जी के संपर्क में अभी से मतलब हैं, पूरे तरह से आपको ये बता देता हूँ, खबर आई में है। खबर आई, समय आने पे आपको गुलदस्ता दिखाते हुए टीवी पे एकदम बाकायदा चलेगा, ब्रेकिंग न्यूज चलेगा कि भाजपा के ये नेता, शिवसेना शिंदे गुट के ये नेता, अजित पवार गुट के ये नेता, गडकरी जी के खिलाफ आप कोई कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं कि नहीं? आप खड़ा करेंगे, ऐसा नहीं है। चुनाव लड़ा जाएगा और एक फ्रेंडली चुनाव लड़ा जाएगा, अच्छे से मजबूती से लड़ा जाएगा। गडकरी जी नो डाउट बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत मान सम्मान है उनका, हम भी मान सम्मान करते हैं, लेकिन चुनाव है, चुनाव में लड़ा जाएगा। क्यों भाई हम बाइकआउट मतलब जो है छोड़ देंगे मैदान? एकदम मजबूती से लड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है। फैंटास्टिक, बट कांग्रेचुलेशंस सर ऑन अ ब्रिलियंट रैली। शिवाजी पार्क में जो रैली रही, सभी इंडिया अलायंस के तकरीबन सभी नेता वहां पर थे, एक अखिलेश यादव जी को छोड़ करके, ममता बनर्जी को छोड़ करके, बट ये अखिलेश जी का तबीयत नहीं सही था जी, इसलिए नहीं और ममता जी के सिर में चोट आई थी, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू बाय द वे। एंड लेट मी टेल यू इन ऑल सीरियसनेस, जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं प्लीज वो करना बंद कर दीजिए। जेन्युइनली चोट लगी है और किसी को भी कहीं पर भी कोई तकलीफ हो, जिस मर्जी पार्टी का हो, जो मर्जी हो, उसके साथ सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए और उसके साथ में खड़े रहना चाहिए। जस्ट बी वेरी क्लियर। एंड मिस ममता बनर्जी हैज शोन हर फाइटिंग स्पिरिट and she is an amazing leader. Let me tell you this, she is an absolutely amazing leader and everybody has great respect for her. On that there is no doubt. But very sadly, Bharat Singh ji, I don't even want to ask that question, I just want to mention it. अगर आप जवाब नहीं देना चाहें मत दीजिए। मायावती जी भी शायद अगर इस तरफ आ जाती तो बड़ा अच्छा रहता। वेरी फ्रैंकली इंडिया नहीं, बहुत फर्क पड़ता। अगर मायावती जी आ जाती, उनका करीब 17 से 18% करीब वोट है, दलित वोट है उनका, एक कम्पैक्ट एक वोट है उनका, अपना एक वोट है। ऐसा नहीं है कि मायावती, पिछली बार उनको 13.6% वोट पड़े थे, 14% वोट मिले थे। नहीं देखिए राजीव जी, हम तो लास्ट तक चाहते हैं कि मायावती जी भी हमारे साथ आ जाए। देखिए देश में जिस तरह से मायावती जी कहती है अराजकता फैला हुआ है, तानाशाही हो रही है, चाहे अंबेडकर जी को ले लीजिए, पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि भाजपा को हराना है, तानाशाह को हराना है, तानाशाही को खत्म करना है, वो संविधान बदलने वाले हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलने वाले, उनके पोते अगर इस तरह से कहते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे दोनों व्यक्तियों को कांग्रेस पार्टी को आप मत देखिए, आप इंडिया को देखिए, इंडिया के गठबंधन को देखिए, सब लोगों एक ताकत एकजुट मिलकर लड़िए। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी नहीं, इससे बड़ा भी अगर चुनौती कोई आता उसे भी हम बात दे देंगे, बशर्ते हम जो है एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके मजबूती के साथ लड़े। जी तो चलिए, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अभी भी आपकी जो कोशिश है वो जारी है, राइट? वंडरफुल सर, कोशिश जारी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सिया राम सर। थैंक यू सर। जय सिया राम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। So people are running down Mr. Kripashankar Singh, which is rather sad. I thought that he was जौनपुर तो उनकी पुश्तैनी सीट है सर, वो तो मतलब पैदा वहीं हुई। ओवर द इयर्स उन्होंने बहुत अच्छा काम करके लोगों को साथ में रखा। जी, बहुत लोग साथ में हैं, बहुत लोग वेल विश करते हैं, गुड विशेस देते हैं कि वो जीते। फैंटास्टिक। बट देन देयर आर सम हु ड्रॉ द हार्ड फैक्ट्स, जो है सच्चाई है वो भी बयान कर देते हैं कि ज़्यादा आशा मत रखिए, ये नहीं होगा जो आप लोग सोच रहे हैं। जी, but in any event, we'll watch it with great interest as far as Mr. Kripashankar Singh is concerned. But at the moment with us from the Uddhav Thackeray Sena, very